Hello everyone, in the Ansakari, and we are continuing with the yesterday series where we were discussing about the various kinds of jurisdictions which Supreme Court enjoys. So yesterday we were on the advisory jurisdiction where the President of India takes the advice from the Supreme Court and in particularly the CJI and the other senior most judges under Article 143 on two types of matters. Number one matter is the matter which is comprising of any legal matter, any constitutional matter. So on that matter, the CJI and the judges of the Supreme Court can deny and can abstain themselves from giving advice to the president because they can request the president to have the first advice from their Attorney General of India, who is considered as the high topmost lawyer and topmost advocate who represents the government of India in both the Supreme Court and in the High Court. Then the second matter is those areas where there is a dispute on pre-constitutional times, pre-constitutional treaties, agreements, conventions. On these items, it is a compulsion over the Supreme Court and in particular over the CBI to give the advice. But in both the cases, the advice which is tendered by the Supreme Court to the President of India is not binding on the President. And apart from that, if we talk about like what is a name we can give to this jurisdiction, so it's a kind of consultation. And अगर हम बात करें prominent cases जहाँ जहाँ पर कंसल्टेशन देखने को मिलती है, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर देखने को मिली, दूसरा राम जन्मभूमि केस है उसके ऊपर देखने को मिली, उसके ऊपर दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है वहां पर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ली गई आर्टिकल 239 ए कि उसके अंदर बताया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट का क्या मतलब है अंडर आर्टिकल 239 ए। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम केसेस के ऊपर ली गई थी 2012 के आसपास, और कावेरी पैक्ट हमने अभी भी देखा इन द न्यूज आल्सो जिसके ऊपर ली जाती है। Then, if we talk about court of record, so Article 129 declares Supreme Court as a court of record, but in actual, the court of record and all the other information is not in the Constitution, it is in the Act of 1971. In the Contempt of Court Act 1971, it also provides that what kind of records you are talking about. So number one, जो भी जजमेंट होगी, प्रोसीडिंग्स होगी, उनको टेस्टिमनी बनाकर रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मतलब दे आर कंसिडर्ड एज अ नेशनल जुडिशियल आर्काइव, जो कि किन कामों के लिए यूज होते हैं? एविडेंटरी वैल्यू। एविडेंटरी वैल्यू यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पहले क्या जुरिस्डिक्शन दिया है उनको सेक्रेड माना जाता है, उनको एविडेंटरी वैल्यू माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के, ट्रिब्यूनल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक जो एविडेंटरी वैल्यू होती है प्रीवियस जजेस की, उनको पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी होती है, उनके बिहाफ पे उनको कोर्ट किया जाता है जब आप नए केस से लड़ते हैं। इसके अलावा जो भी कोर्ट है, जो भी ट्रिब्यूनल है, वो उन एविडेंटरी वैल्यू जो रिकॉर्ड है उनको मंगा कर उनके बिहाफ पे भी डिसीजन दे सकता है। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर ही सेक्शन 12 है जो बात करता है, सेक्शन 12 का 1 क्लोज जो कि बात करता है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अब किस तरीके का पनिशमेंट दिया जाता है? 6 महीने की तो आपको जेल और मिनिमम 2000 रुपए का आपको पेक्यूनरी फीस ली जाती है आपसे। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ना केवल अपने कंटेम्प्ट के लिए वो सजा दे सकती है, लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट की डिरोगेशन हुई किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा, तो भी वो कंटेम्प्ट कोर्ट ठोक सकती है उस आदमी के ऊपर। अगर ट्रिब्यूनल की आपने अवहेलना करी तो भी वो लगा सकती है आपके ऊपर। अब बात करते हैं किस किस तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं। 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर क्या है? सिविल कंटेम्प्ट के अंदर है कि आपने कोर्ट के अंदर आपका जो भी मैटर चल रहा हो, कोर्ट ने आपको कोई डिसीजन सुनाया, कोर्ट ने किसी IAS IPS ऑफिसर को कोई ऑर्डर दिया, कोर्ट ने किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी को रिट पास की और आपने वो नहीं मानी, यानी किसी इंसान ने नहीं मानी, किसी ग्रुप ने नहीं मानी, किसी गवर्नमेंट ने नहीं मानी, इसको बोला जाता है सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर बात की जाती है कि आप कुछ ऐसा, पहला आप कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा पब्लिश कर दें और अपना आर्टिकल 19 आप यूज कर रहे हैं,
तो उसके तहत आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 19 के तहत आपने क्या कर दिया कि जो कोर्ट है उसकी अथॉरिटी को लोअर कर दिया। आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि जज तो करप्ट ही होते हैं। जैसा कि मेरी एक फ्रेंड है, वो जब कल मेरे से चर्चा कर रही थी, उसने बोला कि जजेस भी तो अकाउंटेबल नहीं होते हैं। तो मैंने उसे समझाया कि अगर आप ऐसा पब्लिक में बोलते तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट भी लग सकता है और आपको सजा भी हो सकती है। तो स्कैंडलाइज करते हैं आप अथॉरिटी को, कोर्ट की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था प्रशांत भूषण का, जिनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगा, और वो भी क्यों लगा, क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से और उन्होंने इतने केस लड़े हैं कि उनकी बहुत इज्जत मानी जाती है। अब इसके बारे में हम एक चीज और चर्चा करेंगे इसको खत्म करने के बाद। दूसरा, आप ऐसा काम करते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करते हैं। यानी अगर जुडिशरी ने आपको ऑर्डर दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर हम एग्जांपल लें कि आप जो है XYZ इलाके के अंदर धारा 144 लगाइए, और जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपको कह रही है कि नहीं, यहाँ से तो कॉन्वॉय पास होना है, तो आप इसको 2 घंटे के लिए मत लगाइए, दैट इज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। और जब भी देर इज अ क्वेश्चन, देर इज एथिकल डिलेमा एंड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव प्रोनाउंसमेंट एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का ही अपर हैंड माना जाता है। आप जजेस को ये नहीं बोल सकते कि मेरी गवर्नमेंट ने मुझे ये कहा था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड, बट जजेस आर कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड बिकॉज दे आर अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बोल सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन भी झलकती है। और तीसरा, आप जो है जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी करते हैं। यानी आपको बोला गया है जजिस के द्वारा पुलिस वालों को कि आप जो है इस आदमी को पकड़ कर लाइए, लेकिन आप पकड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि इसमें आपके नेव इंटरेस्ट है, आपके घर का ही कोई आदमी है। या फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट को, एसपी को बोला गया है कि आपके फलाना फलाना दरोगा साहब ने रजिस्टर नहीं की FIR, तो इनके ऊपर केस होगा। आप उनको बचाने के लिए FIR पढ़वा रहे हैं। तो किसी भी तरीके का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस, इन सारी चीजों के ऊपर आपको, आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगता है। अब बात आती है कि क्या जजिस के कहने पर ही हो जाएगा? तो द आंसर इज नो। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन जब तक नहीं होगी, जब तक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस आप लगा ही नहीं सकते। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस के अंदर सजा को घटाना या बढ़ाना भी परमिशन से होगा अटर्नी जनरल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस के अंदर अगर आपको सिविल कंटेम्प्ट लगना है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगना है, इसके ऊपर भी जो सोल डिसीजन है वो जजेस का नहीं होगा, इन कॉन्फ्रेंस विद अटर्नी जनरल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो जुडिशरी की डिस्क्रिशनरी पावर है उसको कर्टेल करने के लिए वी हैव अ चेक एंड बैलेंस इन द नेम ऑफ अटर्नी जनरल। अगर हम बात करें इसके अलावा, तो सीट की हम बात कर चुके थे जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर हमने कल भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर ये कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दें, उनको अल्ट्रा वायर करने के लिए ये पावर है जुडिशियल रिव्यू, जो कि डिराइव्ड पावर है आर्टिकल 13 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेते हैं। और अंडर आर्टिकल 32 रिट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट, 226 रिट इशू करते हैं जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं। और कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट, यानी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट, ओनली बाय द जुडिशरी इट विल बी डन। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई कानून है तो गवर्नमेंट कह रही है ये एनफोर्सेबल इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, नहीं, जज तय करेंगे। इसके बाद जो जुडिशरी है वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, तो हमने देखा था अलग अलग हमारे यहाँ डॉक्ट्रीन है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती के 1973 के टाइम पर आती है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर यही बात होती है कि सेंटर स्टेट के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, गवर्नर और CM के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट्स है, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। लिबरल इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन किस लिए यूज की जाती है? कम्युनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म और सोसाइटी के इंटरेस्ट आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी को खत्म ना करें, तो इसलिए लिबरल इंटरप्रिटेशन का यूज किया जाता है। टेरिटोरियल नेक्सस की जो डॉक्ट्रिन है वो किस लिए यूज की जाती है? आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को तय करने के लिए कि सेंटर का कितना, स्टेट का कितना, या फिर पूरी कंट्री का कितना इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में काम कर सकते हैं नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काम कर सकते हैं नहीं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर अगर इन टोटल देखें तो 12 to 13 हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन है जिनके पे सुप्रीम कोर्ट काम करती है। अगर इसके अलावा दूसरी पावर्स की बात करें तो हमने देखा है कि इलेक्शन के मामलों में इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। किन मामलों में?
प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ओनली। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इनका कंडक्ट देखना हो, बिहेवियर देखना हो, इनका रिमूवल प्रोसेस देखना हो, किन चार्जेस पर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ही सोल अथॉरिटी है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इन मामलों के अंदर एडवाइस देती है तो दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। आप टाइम मत खराब कीजिए सुप्रीम कोर्ट का, जब हम इतनी ज्यादा इंक्वायरी करके आपको दे रहे हैं तो आप उसको बाइंडिंग करवाएं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पावर है अपनी जजमेंट का दोबारा से रिव्यू करने के लिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस। एग्जाम्पल हम देखते हैं गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस, चंपकम दुराई राजन केस, एल इंडिया केस, इंदिरा गांधी केस, आया कोहेलो केस। देन हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एज एन टॉप मोस्ट कोर्ट कि हाई कोर्ट के पास कुछ मैटर टाल भी सकती है, हाई कोर्ट से मैटर कुछ ले भी सकती है। इवन जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का प्रावधान सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट के पास होता है, उस मास्टर ऑफ रोस्टर के अंदर से भी मैटर उठा करके सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी डिग्री, कोई भी लॉ, कोई भी जुरिस्डिक्शन हर अथॉरिटी पर बाइंडिंग होगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स है, चाहे वो सिविल अथॉरिटी है, चाहे वो जुडिशियल अथॉरिटी है। और सबको एट दी काम करना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्यों एड एंड एडवाइस? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या इसकी इंटरप्रिटेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है। अल्टीमेट फाइनलाइजेशन है इंटरप्रिटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद प्रेरणा स्क्रॉल करो थोड़ा। ये हम देख चुके हैं जुडिशियल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जुडिशियल एथिक्स की बात यहाँ पर हो रही है। करो नीचे, थोड़ा स्क्रॉल करो फास्ट। ठीक है, हाँ यहाँ पर रोक दो आप। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल रिव्यू हमने देखा कि 1980s के टाइम पर ये जो जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन है वो आई। जस्टिस पी एन भगवती, कृष्णचंद्र अय्यर, ये कुछ प्रोमिनेंट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन्स हैं वो जब सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन नहीं करते हैं, जब वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की थ्योरी को ढंग से नहीं निभा पाते हैं, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह नहीं कर पाते हैं, तो इससे होता क्या है? क्रिएट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम, क्रिएट होता है मिसट्रस्ट इन द पब्लिक फॉर द गवर्नमेंट, क्रिएट होता है डिसहार्मनी अमंग दी सोसाइटी। तो इन चीजों को फुलफिल करने के लिए, इन चीजों से कंट्री को बचाने के लिए जो जुडिशरी है उसने ये रिव्यू करने की थ्योरी दी। और इसने बोला कि एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस और लेजिस्लेटिव प्रोनाउंसमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अनवाय डिक्लेयर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जुडिशरी जो है सुओ मोटो एक्शन ले, बिना किसी पीआईएल और बिना किसी स्टैंडर्स लोकस मामले के अलावा भी जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट भी बेंच बनाकर डिसाइड कर सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और लेजिस्लेटिव जो कानून बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने अकॉर्डेंस में, और अगर नहीं है तो उनको डिक्लेयर किया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जुडिशियल रिव्यू तो है कि आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करने के लिए जुडिशियल पावर का यूज कर रहे हैं। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर ये है जब आप रिव्यू करने के नाम पर खुद ही लेजिस्लेशन बनाने लग जाए, खुद ही एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने लग जाए। एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं एनजीटी, तो इट इज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इवन अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू के अंदर तो हम बात करते हैं बैन ऑन फायर क्रैकर्स, उसके ऊपर भी एलिगेशन सहने को मिलती है जुडिशरी को। इसके बाद हम बात करें जो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो मामले लिए गए, जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ मैटर्स जो कि जुडिशियल रिव्यू के तहत किए गए हैं, लेकिन जिनके ऊपर पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो बहुत एलिज करते हैं इंडिपेंडेंस को, सोवरेनिटी को, कोर्ट की। और अगर अभी रिसेंट का एग्जांपल देखें तो डिमोलिशन ऑफ इनरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड कॉलोनीज ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द रेलवे एक्ट, जिससे जो है कुछ स्टेट गवर्नमेंट का एलिगेशन है कि रिहेबिलिटेशन के बिना आप कैसे कह सकते हैं, कहाँ जाएंगे, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा? वो चोरी करते हैं तो चोरी क्यों ही करते हैं, उसके पीछे का रीजन आप क्यों नहीं ढूंढते हो? तो पॉवर्टी को घटाओ और जो है ड्यू सोशल जस्टिस दो।
तो ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म होता है कि आप खुद ही कानून बना रहे हैं, तो इस जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत ज्यादा एलिगेशन होता है बाय द सिविल सोसाइटी, बाय द मीडिया, बाय द एनजीओज एंड बाय द पार्लियामेंटेरियन। तो इसी को रोकने के लिए हम इन शॉर्ट में अभी बात करेंगे, क्योंकि हम पहले इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट की थ्योरी दी जस्टिस बालकृष्णन ने 2003 के अंदर, जब सीबीआई थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने 3 से 4 मुख्य बातें कही। पहला, कि जब आप कहते हो कि पार्लियामेंटेरियन करप्ट हैं, तो करप्शन जुडिशरी के अंदर भी है, पहले आप अपने आप को देखिए। दूसरा, आप बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट होता है क्योंकि कानून जो है ढंग से नहीं बनाते हैं, तो कानून बनाने की एक्सपर्टीज उनके पास है, अगर वो ढंग से नहीं बना रहे तो 5 साल के बाद उनको उतार दिया जाएगा। आप मत बनाइए, आप सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन मत कीजिए, इसमें आपको तो मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। तीसरा, अगर आप जुडिशियल रिव्यू के नाम पर एक्टिविज्म करने लग जाएंगे तो आपको एलिगेशन भी सहना पड़ेगा, और जब आप एलिगेशन सहेंगे तो पार्लियामेंट्री जो सोवरेनिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, और जुडिशरी के ऊपर हाई लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म होगा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले भी पड़ेंगे। तो अनलेस अनड्यू इंटरफेरेंस होगा जुडिशरी के अंदर। इसके बाद जब आप हाईलाइट करेंगे मिस गवर्नेंस इन द पार्लियामेंट एंड इन द लेजिस्लेचर, देन देर विल बी मोर चेक्स एंड बैलेंसेज इन द जुडिशरी। तो एनजीएससी एक्ट जैसी चीज दोबारा आएंगी, फिर आप दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 50 का दावा करेंगे कि एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस में। तो इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर जस्टिस बालकृष्ण ने कहा कि आपको स्पेरिंगली जो जुडिशियल रिव्यू की पावर उसको यूज करना चाहिए, और अ, पार करना चाहिए अपने आप को, ताकि आप इंटरफेरेंस ना करें दूसरे जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जो डॉक्ट्रिन है उसको मेंटेन करें। तो कौशिक अगर कुछ बोलना चाहें इसके अलावा तो आप बता सकते हैं, मानसी भी बता सकती है, एंड एवरी अदर पार्टी कैन आल्सो मेंशन देयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। नो इसके प्रॉब्लम। बाद अगर बात अ, बोलो कौशिक। यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले यूएस के अंदर डेवलप हुई है डॉक्ट्रिन, और वहां के जो चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल, वो बोले जाते हैं कि फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो खाली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। और केशवानंद भारती केस के अंदर ये बोला गया है कि जुडिशियल रिव्यू पावर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि पार्लियामेंट ने 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम डीपीएसपी इंप्लीमेंट करेंगे, आर्टिकल 39 बी एंड सी। और पहले उन्होंने कहा कि सिर्फ आर्टिकल 14 और 19 एब्रोगेट होगा, लेकिन 24th और 25th अमेंडमेंट जब वो लाए तो उन्होंने बोला 39 बी और सी जब हम लगाएंगे तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से कट जाएंगे, और दूसरा, कोर्ट को पावर ही नहीं होगी कि वो जुडिशियल रिव्यू करे। तब बोला गया कि अगर ऐसा रहा तो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है पार्लियामेंट छीन लेगी। तो इसलिए केसानंद भारतीय केस के अंदर स्पेशली ये नोट पर कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू पावर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट टच इट। उसके बाद अ, 3 तरीके की हमारे यहाँ कैटेगराइजेशन है जो जुडिशियल रिव्यू है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर आप कर सकते हो। जब हम देखते हैं आर्टिकल 368 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हो 2 तरीकों से, जिसकी हमने डिटेल चर्चा की पिछली वीडियोस के अंदर। उसको देख सकते हो आप कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन है। दूसरा, पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले लिया, या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया है, कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया है, कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। इन सारी चीजों के ऊपर आप जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। कहाँ का किया गया प्रोमिनेंट केसेस? गोलकनाथ केस में किया गया 1967, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को दबाया जा रहा था, लेकिन बोला गया फंडामेंटल राइट ऊंचे। बैंक नेशनलाइजेशन केस 1969, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, लेकिन जुडिशरी में मैटर गया। जुडिशरी में मैटर जाने के बाद बोला कि नहीं, नेशनलाइजेशन सही है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू यूज हुआ। प्राइवी पर्स एबोलिशन केस, जितने जो 562 रजवाड़ों के जो मुख्य मुख्य राजा थे, उनको एक लमसम पेंशन दी जाती थी, एनुअल पेमेंट, जो कि बैन की गई बाय इंदिरा गांधी। तो इसका भी केस जो है दैट वाज रिप्रेजेंटेड इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है सॉरी जुडिशियल रिव्यू देखने को मिला। केशवानंद भारती केस के अंदर इसको स्पेशली नोट किया गया अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और मिनर्वा मिल 1980 के अंदर बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू इज वेरी एसेंशियल टू एंश्योर द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें कुछ टर्म्स की, तो क्यों इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है। दूसरा, फेडरल एक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा
तो हमारे आर्टिकल 1 के अंदर बोला गया है क्वासी फेडरल, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, स्टेट को दबा देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर दबाएंगे तो होगा क्या, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, रीजनल एस्पिरेशन दब जाएंगी, और इसको, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है पावर कुकर सिंड्रोम। क्योंकि जब आप पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं ले रहे हैं, तो अगेन जो इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, वो ज्यादा बढ़ती है, स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, और फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा ऑफ डेमोक्रेसी। और तीसरी चीज जुडिशियल रिव्यू, अगेन फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करने के लिए की जाता है। देन एक टर्म होता है रोल ऑफ सेंटिनल ऑन द क्वी, जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही। तो रोल ऑफ सेंटिनल ऑन द क्वी, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे मैटर जिनके ऊपर सुप्रीम पावर किसी को मिले, तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर, ये जो रोल ऑफ सेंटिनल ऑन द क्वी है, ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है जुडिशियल रिव्यू के मामले में। यानी जुडिशियल रिव्यू के मामले में जो टॉप मोस्ट पावर दी गई है वो ओवर द फंडामेंटल राइट दी गई है जुडिशरी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जुडिशियल रिव्यू कहीं पर मेंशन नहीं है, आर्टिकल 13 सिर्फ बताता है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है अगर हम बात करें, आर्टिकल 13 कहता है, और आर्टिकल 13 से पहले आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 कहता है स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, पीएसयू है, बैंक है, सिक्योरिटी कंपनीज है, फेडरेशन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये सारी स्टेट है। तो ये बात करता है ये करते जो है उनकी, ये क्या करते हैं, वो सारी चीज आर्टिकल 13 के अंदर मेंशन है। इसके अंदर लिखा है कि जितने भी कानून, जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन जो पूरे स्टेट की एजेंसी ने दिए, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को काट काट रहे हैं, अगर वो डिरोगेशन कर रहे हैं, एब्रोगेशन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, दे विल बी नल एंड वॉइड, विद एक्सेप्शन आर्टिकल 13 एंड बीएनसी विच विल एब्रोगेट आर्टिकल 14 एंड 19, जिसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्टिकल 13 से ड्राइव होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। फिर कहां से होती है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें रिट की पावर है। इसके अलावा आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 के अंदर हमने देखा था ओरिजिनल जुरिडिक्शन होते हैं, सेंटर स्टेट के बीच की लड़ाई, तो वहां पर भी जुडिशियल रिव्यू करते हैं। आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर जो अपील करते हो आप, वो आर्टिकल 133 क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस के अंदर जो अपील करते हो, वो वहां से जुडिशियल रिव्यू आ रहा है। 134 के अंदर क्रिमिनल केसेस के अंदर आप जो करते हो। इसके बाद आर्टिकल 135 के अंदर ऐसा बोला गया है कि आप फेडरल कोर्ट हो, क्योंकि जो पहले वाली फेडरल कोर्ट थी उसकी सारी पावर आपके पास है। आर्टिकल 136 जिसके बारे में हमने चर्चा करी, स्पेशल लीव होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कहीं से भी उठाकर केस अपने पास ले लेगी सुप्रीम कोर्ट। देन आर्टिकल 143, इसमें बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो ओपिनियन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। और इसी तरीके से जो जुडिशियल रिव्यू पावर स्टेट में भी है, हाई कोर्ट के पास, कहां पर, आर्टिकल 226 रेड पावर, 227 सुपरिटेंडेंट ओवर ट्रिब्यूनल एंड अदर एजेंसी। देन आर्टिकल 245 के अंदर बोला जाता है कि टेरिटोरियल जो लॉ होंगे वो कहां तक होंगे, यानी पार्लियामेंट का लॉ कौन सी टेरिटरी तक सीमित होगा, और स्टेट का लॉ कौन सी टेरिटरी तक सीमित होगा। इसके बाद बोला जाता है आर्टिकल 246, वहां से भी जुडिशियल रिव्यू आती है, पावर कैसे आती है, उसी के अंदर मेंशन है लिस्ट, सेपरेशन ऑफ पावर, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिनका जिक्र 7th शेड्यूल के अंदर भी। इसके अलावा जो है आर्टिकल 251 और 254 है, जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में लड़ाई है तो किसकी चलेगी, सेंट्रल की चलेगी। सेंटर के बीच में लड़ाई है और कॉन्करेंट के बीच में, तो किसकी चलेगी, सेंटर की चलेगी। और आखिरी जो बताया जाता है आर्टिकल 372, जो कि बात करता है कि कुछ ऐसे लॉ हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उनके ऊपर से भी आप जुडिशियल रिव्यू की पावर लेते हैं। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एज फार एज द जुडिशियल रिव्यू इज कंसर्न। अगर हम बात करें यूएस की और इंडिया की, अगर कंपेयर करें जुडिशियल रिव्यू पावर दोनों कंट्रीज की, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो जुडिशियल रिव्यू पावर है नैरो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जुडिशियल डिसेंट की थ्योरी भी है, अमेरिका में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। और दूसरा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। हमारे यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप ड्यू प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ यही लिखा है आर्टिकल 21 के अंदर कि जैसा कानून कहे वैसा कीजिए, और इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया का कानून अंधा है। तो ड्यू प्रोसेस क्या बोलता है? ड्यू प्रोसेस कहता है कि आप जो जजेज हैं, जो बैठे हुए हैं, आप अपनी इंडिविजुअल कॉन्साइंस के ब्याह पर भी डिसीजन ले सकते हैं जहां पर लॉ साइलेंट है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा बोला जाता है कि अगर लॉ साइलेंट है तो आप अपनी खाली कॉन्साइंस के ब्याह पर नहीं ले सकते हो, आपको तब भी कुछ ना कुछ जो अलग अलग डॉक्ट्रिन है, नेचुरल लॉ के ब्याह पर लेना होगा, सोसाइटल लॉ के ब्याह पर लेना होगा, अपनी इंडिविजुअल कंसाइंस के ब्याह पे नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि इंडिविजुअल कंसाइंस जो है दैट इज सब्जेक्टेड टू morality, that is not subjected to ethics, and there is a thin line of difference between morality and ethics, that morality can be wrong, can be right, but ethics is universal. Ethics can never be wrong, ethics is always right. तो कुछ सब्सटैंशियल ग्राउंड पर हमारे डिफरेंस है यूएस से। तो ड्यू प्रोसेस के अंदर जो है लॉ वायलेट किए जा सकते हैं दोनों ग्राउंड पर, प्रोसीजरल ग्राउंड पर और सब्सटैंटिव ग्राउंड पर। यानी प्रोसीजरल ग्राउंड का मतलब है कि जो कानून है उसके इम्प्लीमेंटेशन में या फिर उसके बनाई में दिक्कत है। और सब्सटैंटिव क्या होता है? सब्सटैंटिव इसकी इंटेंशन ही खराब है, इसके पीछे का जो रीजनिंग है वही जस्टिस नहीं कर पा रही है इस कानून के पीछे। लेकिन इंडिया में बोला जाता है कि हम प्रोसीजरल चीजों में जाएंगे, सब्सटैंटिव चीजों में नहीं जाएंगे। पार्लियामेंट ने कुछ बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा। तो इस ये प्रिंसिपल क्या अपहोल्ड करता है? ये प्रिंसिपल अपहोल्ड करता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द कलेक्टिव विजडम ऑफ सोसाइटी। तो हमारे यहाँ जस्टिस, जुडिशरी जो है बेशक से उसकी इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल रिव्यू पावर भी है, लेकिन तब भी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को अपहोल्ड ही किया जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिव विजडम ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसको बोला जाता है लार्जर बिल। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है उसको कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रेफरेंस दिया गया है, और तभी हमारे यहाँ इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें पार्लियामेंट के ऊपर क्या क्या लिमिटेशन है तो देखते हैं। रिटन कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर यूके का देखें तो रिटन फॉर्म ही नहीं है। यूएस का देखें तो बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। दूसरा, हमारे डिवीजन ऑफ पावर का स्पेशल मेंशन है। कहाँ पर? 251 254 आर्टिकल 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट की बात होती है। 246 के अंदर भी लिस्ट की पावर बात होती है। इसके बाद हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है, और फंडामेंटल राइट जो है एनफोर्सेबल भी है, जस्टिसेबल भी है अंडर पार्ट 3। और इसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका से दोबारा कंपेयर करने की, तो अमेरिका में सुप्रीमेसी है ऑफ जुडिशरी, लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ जुडिशरी एज वेल एज ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए प्रेरणा नीचे अब। ठीक है, पीआईएल, पीआईएल के बारे में देख लेते हैं। और पीआईएल से पहले अगर हम खैर पहले पीआईएल ही देख लेते हैं। तो पीआईएल है, पीआईएल भी यूएसए के अंदर आई। कब आई? 1960s के टाइम पर आ रही है ये। और क्यों दी जाती है? ऐसे लोग जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी हालत ऐसी है कि वो इनकैपेसिटी डिक्लेयर्ड है, जो अनरिप्रेजेंटेड है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, डाउन ट्रोडन है, उन सबका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, उनको जस्टिस कैसे मिले? तो इसके लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आप बोल सकते हैं मेजर है पीआईएल, जिसको बोला जाता है अलग अलग नामों से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन, सोशल एक्शन, अलग अलग और भी नाम आप इसको दे सकते हैं, मतलब जुडिशरी जैसे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आती है 1980s के टाइम पर। जो लोग जुडिशियल रिव्यू लाते हैं वही पीआईएल लेकर आए। क्या क्या नाम है? जस्टिस कृष्ण अय्यर, पीएन भगवती। अब पीआईएल का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बोलता है कि लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को रिलैक्स करें। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है जिसके साथ क्राइम हुआ, जो विक्टिम है सिर्फ उसी का रिप्रेजेंटेशन होगा कोर्ट के अंदर। लेकिन पीआईएल बोलता है कि लोकस स्टैंडी का जो प्रिंसिपल है उसको रिलैक्स करके जिनका नहीं हुआ लेकिन उन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी मामला दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट में, उनके लिए पीआईएल है। So it simply means only that person whose rights are infringed, not only that can move, but any associated person who is any way interested in that matter, affected by that matter, or wants to represent those people into the judiciary, he or she can exercise the PIL. जो मेन मुद्दे देखे गए हैं वो देखे गए हैं पॉवर्टी, अज्ञानता, इग्नोरेंस जो कि लिटरेसी से आती है,
इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है लोगों की, और अप्रोच ही नहीं कर पाते, करप्शन है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है केस का, इन सारे मुद्दों में पीआईएल जो है आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या मोटे मोटे मकसद हो सकते हैं पीएल के। तो पहला ये कि फंडामेंटल राइट उसको अपहोल्ड कर सकते हो, क्योंकि हर किसी को अंडर आर्टिकल 32 नहीं जा सकता है, तो हर कोई इतना सक्षम नहीं है। दूसरा, अगर आप लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर उठाते हैं जिससे रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होने की बात हो, ऐसा मुद्दा आप उठा सकते हैं। या फिर सोशल जस्टिस की बात करते हैं जिसमें आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया, सोशल डाउन हो गए, उनकी बात करते हैं। देन पीआईएल कहती क्या है? पीआईएल कहती है कि इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव एफर्ट होना चाहिए, यानी किसी एक आदमी का मुद्दा आप लेकर कोर्ट नहीं आ सकते पीआईएल में, लार्जर मैटर होना चाहिए। दूसरा, जो पीआईएल आप लगाने जा रहे हैं वो किसी दूसरे आदमी के फंडामेंटल राइट का हनन ना करे। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना हो उससे। इसके अलावा पब्लिक ड्यूटी को, सोशल एक्शंस को, पब्लिक इंटरेस्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करें। देन अगर हम बात करें पीआईएल के अंदर, तो ये पीआईएल का पूरा ताना बाना था, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक्सेस पीआईएल आई, पेंडेंसी केसेस की बढ़ती चली गई, एक्स्ट्रा वेजेंट पीआईएल फाइल की गई विद मेलाइन इंटरेस्ट, नेब इंटरेस्ट। तो इसके बाद जो स्कोप है पीआईएल का उसको रिड्यूस किया गया। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो 1993 और 2003 के आसपास किया गया, और इससे पहले कुछ और प्रिंसिपल्स हैं पीआईएल के, जो कि ये है कि जब आप आर्टिकल 32 और 226 के अंदर बात करते हैं कि हम रिट के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट एब्सेंट हुआ है, देन आप पीआईएल के अंदर भी उस मैटर को लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जो है वो निर्वाह नहीं की जा रही किसी एजेंसी के द्वारा, तो आप पीआईएल लगा सकते हैं। उसके अलावा प्रोसीजरल लॉ में भी रिलैक्सेशन है, यानी एक बार तो होता है कि अगर आप कोई केस रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको पंचनामा और ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, एफिडेविट, हर चीज अप्लाई करनी पड़ती है, डेट लेनी पड़ती है। लेकिन पीआईएल के अंदर क्या है? पीआईएल के अंदर जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उनकी रिलैक्सेशन है, यानी आप एक सिंपल पेज का एक एफिडेविट बनाकर भी उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कि ये मैटर है, आपको फाइलें नहीं बनवानी पड़ती वकीलों से। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म है। इसके अलावा लोकल स्टैंडिंग की हमने बात की, और अगर कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर है तो सुओ मोटो उस मैटर को पीआईएल के अंडर भी ले सकती है, यानी अपने आप भी उस मैटर को अपने पास ले सकती है। और अगर पीआईएल के अंदर आप प्राइवेट मैटर को लेकर आते हैं तो पीआईएल एंटरटेन नहीं होती है, यानी आप दो ग्रुप है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, आप बोले हम पीआईएल लगाएं, आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं, मैरिज से लेकर के, टेस्टिमनी से लेकर के, आप बोले कि हम पीएल लगाते हैं, हम तो गरीब हैं, मेरी वाइफ अमीर है या मेरा हस्बैंड अमीर है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस की हैं इसके ऊपर 1993 और 2003 के आसपास। तो उन्होंने बोला कि इतनी ज्यादा पीएल लग रही है कि हर कोई मुंह उठा के पीएल लगा देता है, इससे जो है जजिस का टाइम खराब होता है। दूसरा, जो प्रोसीजरल रिलैक्सेशन की हमने बात की, तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें कम से कम होनी चाहिए वही नहीं होती पीएल के अंदर, जिसके ऊपर हमारे यहाँ मूवीज भी हैं। तो उन्होंने बोला कि पीआईएल को स्पेरिंगली यूज किया जाए, इंपॉर्टेंट मैटर के लिए यूज किया जाए, ह्यूमन राइट्स के लिए यूज किया जाए, हर चीज की दवाई जो है इसको नहीं बनाना चाहिए।